नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभी मत। मित्रों, बिहार में इन दिनों जिस जमीन के मामले ने सबसे ज्यादा हलचल मचा रखी है, वह है बेतिया राज की हजारों एकड़ जमीन। एक तरफ बिहार सरकार ने बेतिया राज संपत्ति अधिनियम 2024 और उसके तहत बनाई गई नियमावली के आधार पर कार्रवाई तेज कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर जिन लोगों का वर्षों से इन जमीनों पर कब्जा है या जिनके पास बंदोबस्त है, लीज है, रजिस्ट्री है या अन्य दस्तावेज है, उन्हें नोटिस भेजे जाने की जानकारी भी सामने आ रही है। जबकि दूसरी ओर बेतिया राज संपत्ति अधिनियम 2024 को असंवैधानिक बताते हुए इसको हाईकोर्ट में चुनौती भी दी गई है, क्योंकि कई मामले कोर्ट में पूर्व से चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेतिया राज के उत्तराधिकारी को लेकर जो याचिका गई थी, उसमें दिए गए आदेशों की भी अवहेलना की गई है। पटना हाईकोर्ट मामले की सुनवाई अगले 11 अगस्त को करेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, अब कार्रवाई का दायरा उन जमीनों तक भी पहुंचता दिख रहा है जिन्हें कभी नीलही कोठियों को बेतिया राज की ओर से उपयोग के लिए दिया गया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उन जमीनों पर भी सरकार का दावा स्वतः स्थापित हो जाता है या हर मामले में अलग अलग कानूनी स्थिति होगी। इधर इस पूरे कानून को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में लंबित है। अगली सुनवाई 11 अगस्त को प्रस्तावित है। जो जानकारी है उसके अनुसार राज्य सरकार की ओर से अभी तक मतलब लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है। ऐसे में यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार समय ले रही है या व्यापक तैयारी के बाद अपना पक्ष रखना चाहती है। इसका अंतिम निष्कर्ष तो अदालत ही करेगी, लेकिन जो लोगों का मानना है, जो याचिकाकर्ता हैं, उनका मानना है कि सरकार के पास जवाब देने को कुछ है नहीं। वैसी स्थिति में चूंकि जो अधिनियम बनाया गया है उसमें तमाम तरह की जो कानूनी पक्ष है उसको नजरअंदाज किया गया है। ऐसे में सरकार हलफनामा में विलंब करके मामले को टालने की ओर खींचना चाहती है, ऐसा याचिकाकर्ताओं का कहना है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम 3 बड़े सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहला यह कि सरकार की कार्रवाई अभी कहाँ तक पहुंची है। दूसरा यह कि नीलहे कोठियों की जमीन पर सरकार का दावा कानूनी रूप से कितना मजबूत माना जा सकता है। और तीसरा कि 11 अगस्त की सुनवाई उस पूरे विवाद की दिशा किस तरफ बदल सकती है। सरकार की कार्रवाई आखिर है क्या, पहले यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए कि सरकार किस आधार पर कार्रवाई कर रही है। मित्रों, बेतिया राज संपत्ति अधिनियम 2024 लागू होने के बाद सरकार का कहना है कि अधिनियम के दायरे में आने वाली बेतिया राज की चल अचल संपत्तियां राज्य के निहित हो चुकी है। मतलब वो अब राज्य के मलकियत की चीज हो गई है। इसके बाद प्रशासन रिकॉर्ड का सत्यापन, कब्जाधारियों की पहचान, अभिलेखों का मिलान और आवश्यक होने पर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया चला रहा है। इन नोटिसों का उद्देश्य हर मामले में तुरंत बेदखली तो नहीं होता है। सामान्यतः नोटिस का मतलब यह होता है कि संबंधित व्यक्ति अपना पक्ष, दस्तावेज और दावा प्रस्तुत करे और उसके बाद सक्षम अधिकारी उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर निर्णय लेते हैं। इसके लिए 60 दिनों का समय दिया जा रहा है। और यही कारण है कि जिन लोगों को नोटिस मिले हैं उनमें स्वाभाविक रूप से चिंता तो होगी ही होगी, लेकिन केवल नोटिस जारी होना किसी व्यक्ति के अधिकार के स्वतः समाप्त हो जाने का प्रमाण नहीं माना जा सकता है। प्रत्येक मामले की कानूनी जांच अलग अलग होगी। और इसके बाद सबसे बड़ा विवाद नीलहे कोठियों की जमीन का है।
और यहीं से मामला सबसे ज्यादा जटिल हो जाता है। इतिहास बताता है कि अंग्रेजी शासन के दौरान कई निलय कोठियों को बेतिया राज की ओर से जमीन उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन आज सबसे बड़ा कानूनी प्रश्न यह है कि उन जमीनों की प्रकृति क्या थी। क्या वह केवल लीज थी? क्या स्थायी बंदोबस्त था? क्या उपयोग का सीमित अधिकार दिया गया था कोठियों को, या फिर स्वामित्व का कोई अलग स्वरूप था? यही प्रश्न पूरे विवाद का केंद्र है। यदि किसी निलय कोठी को केवल उपयोग या लीज का अधिकार मिला था, तो मूलतः स्वामित्व बेतिया राज के पास ही रहा। तो सरकार यह तर्क दे सकती है कि बेतिया राज की संपत्ति राज्य में निहित होने के बाद उस मूल स्वामित्व पर उसका अधिकार बनता है। लेकिन यदि किसी विशेष भूमि के संबंध में ऐसे दस्तावेज मौजूद हैं जिनसे अलग प्रकार का वैधानिक अधिकार सिद्ध होता है, तो उस मामले की स्थिति अलग हो सकती है। हालांकि इसके ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद हैं जिससे यह पता चलता है कि बेतिया राज द्वारा निलय कोठियों को जमींदारी दी गई थी, जमीन दिया गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी पुस्तक चंपारण में महात्मा गांधी में लिखा है कि कैसे और क्यों बेतिया राज के महाराजा ने कोठियों को जमीन दिया था। अपनी पुस्तक चंपारण में महात्मा गांधी में बेतिया राज के जमीन को निलहों की कोठियों के इतिहास का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसमें साफ लिखा गया है, देखिए, यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है चंपारण में महात्मा गांधी, और इसके चैप्टर 3 में बाज़ाब्ता जो लिखा गया है, मैं 2-3 लाइन पढ़ के सुना देता हूं कि नीलवरों ने अपना जोर बेतिया राज पर और भी जमा लिया। बेतिया राज पर बहुत कर्ज होने के कारण सन 1888 में विलायत में एक कर्ज 85 लाख रुपए का उठाया गया। उसकी अदाकारी के लिए बहुत से गांवों का मुकर्रर बंदोबस्त नीलवरों के साथ किया गया, मतलब कि परमानेंट बंदोबस्त किया गया। यह बंदोबस्त 14 कोठियों के साथ हुआ, जिनमें मुख्य 3 थी, तुरकोलिया, पिपरा तथा मोतिहारी। इसके अलावा कोठियों के साथ चंदरोजा बंदोबस्त का भी होना जारी रहा, मतलब कुछ दिनों की बंदोबस्ती, और वह जो था वो परमानेंट सेटलमेंट था, परमानेंट बंदोबस्ती थी। ये सारी चीजें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक चंपारण में महात्मा गांधी में लिखी गई है, जो ऐतिहासिक तथ्य है। अब जरा हम बात कर लें कि इसका मतलब क्या हुआ, यानी हर निलय कोठी की जमीन को एक ही पैमाने पर नहीं देखा जा सकता है। अंतिम निर्णय उपलब्ध दस्तावेजों, रिकॉर्ड और न्यायिक व्याख्या पर निर्भर करेगा। अब एक और सवाल यह उठ रहा है कि जिसके पास वर्षों पुराना कागजात है उसका क्या होगा, और यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। पश्चिम चंपारण और आसपास के क्षेत्रों में हजारों परिवार ऐसे हैं जिनके पास पुराने बंदोबस्त, लगान रसीद, जमाबंदी, हुक्मनामा, रजिस्ट्री या अन्य दस्तावेज हैं। ऐसे लोगों का कहना है कि ये दशकों से वैध रूप से जमीन पर हैं, काबिज है। दूसरी ओर सरकार रिकॉर्ड का सत्यापन कराना चाहती है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किसका दावा किस आधार पर है। ऐसी स्थिति में अंतिम निष्कर्ष प्रशासनिक जांच और यदि विवाद बना रहता है तो न्यायालय के आदेश पर निर्भर करेगा। लेकिन यहाँ एक मामला और बहुत गहरा है कि सैकड़ों वर्ष पुरानी बात है। बहुत से ऐसे जमीन है जिसकी बिक्री, जिसका निबंधन, रजिस्ट्री एक बार नहीं 200 बार, 12 बार हो चुका है, और अब जो उस जमीन पर काबिज है उससे अगर दस्तावेज मांगा जा रहा है और एक सूत्र खींचा जा रहा है एक कि
बेतिया राज से आज तक उसके पास जमीन कहाँ से आई, तो यह अव्यवहारिक सा लगता है। इसलिए कि 10 बार जिस जमीन की रजिस्ट्री हुई है, सरकार ने बाज़ाब्ता उसका दाखिल खारिज किया है, उस पर रसीद काटा गया है, उसका शुल्क लिया गया है, तो उतना पुराना दस्तावेज जो आज से 4 बरस, 5 बरस, 10 बरस पहले रजिस्ट्री कराया है, उसके पास वो पुराने दस्तावेजों की उपलब्धता नहीं है और ऐसे में विवाद और भी गहरा होता जा रहा है। हाई कोर्ट में भी यह मामला है। अब आते हैं जरा अदालत की कार्रवाई पर। बेतिया राज संपत्ति अधिनियम को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं पटना हाई कोर्ट में लंबित हैं। इन याचिकाओं में अधिनियम की वैधता, संपत्ति के निहित होने की प्रक्रिया तथा प्रभावित पक्षों के अधिकारों से जुड़े कई प्रश्न उठाए गए और सबसे बड़ी चुनौती दी गई है कि यह जो अधिनियम है वह संवैधानिक है या नहीं, मतलब उसे असंवैधानिक माना गया है। अगली सुनवाई 11 अगस्त को प्रस्तावित है। जानकारी के अनुसार अब तक राज्य सरकार की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है, जबकि ये जितने भी याचिकाएं हैं यह फरवरी मार्च 2025 में ही दायर हुए थे, मतलब लगभग 1.5 साल हो चुके हैं। अब याचिकाकर्ताओं की ओर से यह दलील दी जा रही है कि मामले को अनावश्यक रूप से खींचा जा रहा है, विलंब किया जा रहा है। वहीं सरकार अदालत से समय मांग रही है कि उसे विस्तृत जवाब दाखिल करना है। हालांकि पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट के जो माननीय न्यायाधीश हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार को यह अंतिम बार मौका दिया जा रहा है कि वो हलफनामा प्रस्तुत करे। अंतिम स्थिति अदालत की कार्रवाई के दौरान ही स्पष्ट हो सकेगी। मित्रों, अब 11 अगस्त की सुनवाई इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है? यदि उस दिन सरकार अपना हलफनामा दाखिल करती है तो पहली बार अदालत के सामने सरकार का विस्तृत कानूनी पक्ष आएगा। इसके बाद याचिकाकर्ताओं की दलील और सरकार का जवाब आमने सामने होगा। यदि अदालत चाहे तो अंतरिम राहत, आगे की प्रक्रिया या अंतिम सुनवाई की रूपरेखा भी तय कर सकती है। इसलिए 11 अगस्त केवल एक तारीख नहीं, बल्कि पूरे मामले की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। मित्रों, अब एक सवाल कि जिन लोगों को मिला है नोटिस या जो लोग जमीन पे काबिज है बेतिया राज के, उनको क्या करना चाहिए? यदि आपके पास बेतिया राज या नीलय कोठी से संबंधित जमीन है और कोई नोटिस प्राप्त हुआ है, तो घबराने के बजाय नोटिस का समय पर जवाब दीजिए, अपने सभी मूल दस्तावेज सुरक्षित रखिए, सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखिए, आवश्यकता होने पर योग्य विधिक सलाह लीजिए और किसी अफवाह के आधार पर कोई निर्णय मत लीजिए। कहने का मतलब है कि बेतिया राज की जमीन का यह विवाद केवल जमीन का मामला नहीं है, यह इतिहास, संपत्ति अधिकार, प्रशासनिक कार्रवाई और संवैधानिक कानून चारों का संगम है। सरकार का दावा है कि वह कानून के अनुसार राज्य में निहित संपत्तियों का रिकॉर्ड व्यवस्थित कर रही है। दूसरी ओर प्रभावित पक्षों का कहना है कि उनके वैध अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए और प्रत्येक मामले का निर्णय दस्तावेजों के आधार पर ही होना चाहिए। अब सभी की नजरें 11 अगस्त को पटना हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है। अदालत की अगली कार्रवाई इस पूरे विवाद की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। फिलहाल इतना ही। यदि आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, उन सारे लोगों के साथ शेयर करें जो बेतिया राज के जमीन से संबंधित उनका कोई मामला हो, वो जमीन पर काबिज हो या उनको अतिक्रमणकारी बताया जा रहा है। सारे लोगों को यह वीडियो जरूर दीजिए और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में यह बताइए कि क्या सरकार की कार्रवाई कानून सम्मत है या पहले सभी दावों की विस्तृत जांच होनी चाहिए।
मित्रों, यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि आभार। जय हिंद।